वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है धात्विक चालन एवं विद्युत अपघटनी चालन में अंतर एवं ओम के नियम। चलो देखते हैं पहले अंतर। धात्विक चालन, धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है। हम देख रहे हैं धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन में अंतर। ठीक है, अब देखो विद्युत अपघटनी चालन में क्या होता है। विद्युत अपघट्यों के विलयन में विद्युत धारा का चालन आयनों के गति से होता है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हम लोग धात्विक चालन, चालक के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। धात्विक चालन में चालक के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु विद्युत अपघटनी चालन में रासायनिक गुण परिवर्तन हो जाते हैं। विद्युत अपघटनी चालन में जो विद्युत अपघट्य लेते हैं वो विलायक में घुलने के बाद अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जिस कारण से उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं या परिवर्तन हो जाता है। परंतु धात्विक चालन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, धात्विक चालन में जो धातु है वो ज्यों का त्यों बने रहते हैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। धात्विक चालन में इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। जो धात्विक चालन है उसमें जो धातु होते हैं, क्योंकि वो धातु के बने हुए होते हैं, ठोस होते हैं, इसलिए उस पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, सिर्फ उसमें से होके आवेश बहता है। परंतु विद्युत अपघटनी चालन में इनमें आयनों के रूप में पदार्थों का स्थानांतरण हो जाता है, क्योंकि जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं और उसके आयन एक जगह से दूसरे जगह गति करने लगते हैं। इस कारण से इसके आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला पॉइंट देखो। धात्विक चालन में ताप वृद्धि से धात्विक चालकता का मान कम हो जाता है। अगर आप ताप बढ़ाओगे तो जो धातु है, धातु में चालकता का मान कम हो जाता है। परंतु विद्युत अपघटनी चालन में ताप वृद्धि से चालकता का मान बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विलयन हम लेते हैं और विलयन में उपस्थित जो विलय पदार्थ होते हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो उसके जो कण हैं वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, टूटने लगते हैं। जो बंध है वो टूटने लगते हैं, जिसके कारण उसकी गति भी बढ़ने लगती है, अवयवी कणों की गति, और जिसके कारण उसके चालकता में भी वृद्धि आती है। अब देखो अगला पॉइंट। धात्विक चालन में धात्विक चालकों की चालकता उच्च होती है। धात्विक चालकों की चालकता उच्च होती है। अगर हम देखें विद्युत अपघटनी चालन में तो विलयनों की चालकता सामान्यतः भिन्न होती है। आगे हम लोग डायग्राम से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद देखना डायग्राम। देखो डायग्राम को गौर से देखना। डायग्राम में हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, बीकर में एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें विलायक है और विलय है। विलय पदार्थ के रूप में हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड मान लो, और उस सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया है। ठीक है, उस सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो विलयन है, विलयन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या विद्युत अपघट्य है वो अपने आयनों में विभक्त हो गए हैं और धनायन एवं ऋणायन बनाए हैं। अब देखो जो 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है यहाँ पर, एक एनोड और एक कैथोड है, जो कि एक है एनोड और एक कैथोड। एनोड जो कि धनायन है और कैथोड जो कि ऋणायन है। चलो इसके बाद देखो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो धन आयन एवं ऋण आयन में डिसोसिएट हो गए हैं या विभक्त हो गए हैं,
उसमें जो धन आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है या आकर्षण होता है, और जो ऋणायन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, ये याद रखना। कैथोड। क्लियर हो गया? ये था विद्युत अपघटनी चालन में विद्युत का चालन। अब देखते हैं धातुओं में विद्युत का चालन। देखो, पहला पॉइंट हमने देखा था कि धातुओं में विद्युत का चालन कैसे होता है, इसके इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, अर्थात चार्ज यहाँ बहता है। धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज है, ऋण आयन होता है। देखो, यहाँ पर हमने एक मेटल लिया है और एक सर्किट बनाया हुआ है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, बल्ब भी है। तो क्या होता है, जब स्विच ऑन कर दिया जाता है तो बैटरी से होते हुए जो इलेक्ट्रॉन है या जो चार्ज है वो धातु से होकर सीधे एक वायर से होते हुए बल्ब तक पहुंचता है, और अगर वो धातु का बना हुआ है तो बल्ब जलने लगेगा। अर्थात ये विद्युत के सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और इस कारण से धातुओं में विद्युत का चालन संभव हो पाता है। चलो, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थों की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि निम्न है। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले अंतर आयनिक आकर्षण। फर्स्ट है अंतर आयनिक आकर्षण। अब देखो, जो दूसरा है आयनों की विलायकन। दूसरा प्रकार है आयनों की विलायकन। तीसरा देखो विलायक की श्यानता। चौथा ताप विद्युत। पांचवा आयनन की मात्रा। छठवा है आयनों की गतिशीलता। इसके बाद सातवां है विलयन की तनुता, और आठवां जो है विलायक की प्रकृति। ठीक है, तो हम बारी बारी करके एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट को देखो, अंतर आयनिक आकर्षण। मान लो विद्युत अपघटनी में जो विलयन है, विलयन में जो विद्युत अपघटन हम लेते हैं उनके मध्य अगर विलय विलय आकर्षण अधिक होगा, विलय और विलय का आकर्षण अधिक होगा, अर्थात यहाँ विलय पदार्थ देखो, सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक विद्युत अपघटन है। इन दोनों के मध्य अगर आकर्षण अधिक होगा, विलय विलय आकर्षण, विलय विलय आकर्षण अंतर आयनिक विलय विलय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। यदि अंतर आयनिक आकर्षण अधिक है तो उनके गतिशील होने की स्वतंत्रता कम हो जाएगी, क्योंकि आकर्षण बल इन दोनों के मध्य ज़्यादा है, तो उनके गतिशील होने की स्वतंत्रता कम हो जाती है तथा विद्युत चालकता भी कम हो जाती है। तनु विलयन में विलय विलय अन्योन्य क्रियाएं क्षीण होती है, अतः इनकी चालकता अधिक होती है तनु विलयन में। चलो, इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रकार, आयनों का विलायकन। अगर आयनों का विलायकन को देखें तो विलायकन का अर्थ होता है एक यौगिक से आयनों का टूटकर दूसरे यौगिक के साथ जुड़ जाना, या एक अणुओं से टूटकर आयनों का दूसरे अणु में जुड़ जाना विलायकन कहलाता है। जो विलय पदार्थ हम लेते हैं, विलय पदार्थ के आयन्स या अणु टूटकर विलायक के साथ जुड़ जाता है, और इसे ही हम विलायकन कहते हैं। यहाँ पर देखो किस तरह से जुड़ रहा है।
इसमें हमने सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य लिया है। किस तरह देखो, सोडियम और क्लोरीन विलायक के साथ जुड़ रहे हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार देखो, विलायक की श्यानता। तीसरा जो प्रकार है विलायक की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, वाटर और शहद, दोनों में देखो सिंपल सी बात है, जो विस्कोसिटी का जो अर्थ होता है, श्यानता का जो सिंपल सा जो अर्थ होता है वो है गाढ़ापन। ठीक है, श्यानता का सामान्य अर्थ है गाढ़ापन। तो ध्यान देना अब यहाँ पर कि अगर विलायक की श्यानता अधिक होगी तो आयनों की गति में अधिक बाधा उत्पन्न होगा, जिससे विलयन की विद्युत चालकता कम होगी। यहाँ पर देखो हमने उदाहरण में लिया है पानी और शहद, दोनों में सबसे अधिक गाढ़ापन किसका है? शहद का है। देखो ये पानी और ये शहद। अगर हम गति के अनुसार बात करें तो दोनों में किसकी गति अधिक होगी? पानी की गति, अर्थात जिसका गति अधिक होगा उसमें विद्युत का चालन भी अधिक होगा और वो अधिक विद्युत के चालकता कहलाएगा, चालकता का मान अधिक होगा। ठीक है, तो विलायक की श्यानता अधिक होगी तो आयनों की गति में अधिक बाधा होगी, जिसके कारण विलयन की विद्युत चालकता कम होगी। देखो इसके बाद देखो अगला प्रकार देखो, ताप विद्युत का प्रभाव। ताप विद्युत का प्रभाव। विद्युत अपघट्य के विलयन का ताप बढ़ने पर उपयुक्त कारकों के प्रभाव कम हो जाते हैं तथा आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है और विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, यह है ताप का या ताप विद्युत का प्रभाव। अगला देखो आयनन की मात्रा। चूंकि चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, जो चालकता है वो विलयन में उपस्थित आयन्स की संख्या पर निर्भर करती है। अतः जो विद्युत अपघट्य जितना अधिक आयनित होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। अगला प्रकार देखो आयनों की गतिशीलता। अगला प्रभाव है आयनों की गतिशीलता। कोई आयन जितना अधिक गतिशील होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती है। आयनों की गतिशीलता उसके आकार पर निर्भर करता है, अर्थात आयनों का आकार जितना छोटा होता है उसकी गतिशीलता भी उतनी ही अधिक होती है और विद्युत की चालकता भी अधिक होती है। अगला प्रकार देखो विलयन की तनुता। विलयन की तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है, अतः चालकता में भी वृद्धि होती है। विलयन की तनुता बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला जो प्रभाव है, जो कि है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति। अगला प्रभाव है विलायक की प्रकृति। विलायकों का परावैद्युतांक और ध्रुवणता अधिक होने पर विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है, जिससे चालकता में वृद्धि होती है, जैसे कि जल में। ध्यान देना,
परावैद्युतांक और ध्रुवणता अधिक होने पर विद्युत अपघटय का आयनन अधिक हो जाता है, जिसके कारण चालकता में वृद्धि होती है। और इसका उदाहरण हम जल में देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ओम के नियम। ओम के नियम, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ये जो ओम के नियम को किसने प्रतिपादित किया है, उनका नाम क्या है, कहाँ से हैं। ध्यान देना, जर्मन भौतिकविद एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में यह नियम प्रतिपादित किया था। प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम, इनके अनुसार ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चलो डायग्राम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में प्रतिरोधक जोड़ा गया है, ठीक है। प्रतिरोधक R के साथ V विभवांतर का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करते हैं, V, I और R। अर्थात हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा। या V इक्वल टू RI, अगर हम समानुपाती स्थिरांक को हटा दें तो उसके जगह पर R लिखते हैं, V इक्वल टू RI। या R इक्वल टू V अपान I। देखो इसको हम और एक प्रकार से लिख सकते हैं, R इक्वल टू V अपान I, जहाँ पर R क्या है, कांस्टेंट है, एक प्रतिरोधक है जिसको नियतांक भी बोलते हैं हम, नियतांक, प्रतिरोध नियतांक। R को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है और इसका एक मात्रक है जिसको हम ओम कहते हैं। ओम को संकेतीय रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, संकेतीय रूप, ठीक है, जिसका मतलब होता है ओम।